गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय हो स्टडी चैनल से जुड़े हुए सभी अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार। आज आप लोगों के समक्ष जो टॉपिक लेके आए हैं उस टॉपिक का नाम है महान्यायवादी और महाधिवक्ता। 10 मिनट के इस डिटेल्ड वीडियो में हम लोग ये कवर करने का प्रयास करेंगे कि भारत सरकार में सर्वोच्च विधि अधिकारी के तौर पे महान्यायवादी जैसे पद को क्यों सृजित किया गया है और राज्य सरकार में सर्वोच्च विधि अधिकारी के तौर पे महाधिवक्ता के पद का सृजन क्यों किया गया है। आखिरकार संविधान निर्माताओं के मन में ऐसी क्या सोच उपजी थी या क्या मंशा रही है ऐसे पदों को सृजित करने की। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं महान्यायवादी और महाधिवक्ता के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे कि इन दोनों की संवैधानिक स्थिति क्या है। महान्यायवादी की चर्चा आर्टिकल 76 में की गई है और महाधिवक्ता की चर्चा आर्टिकल 165 में की गई है। यानी अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता के पद को सृजित करने का प्रावधान करता है और आर्टिकल 76 महान्यायवादी के पद के सृजन की अनुमति देता है। अब हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि संविधान निर्माताओं ने आखिरकार इस पद को रखा ही क्यों, ऐसे पद बनाए क्यों गए। अभी आप इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लीजिए। मान लीजिए आपके घर में कोई प्रकरण होता है या कोई घटना घट जाती है और मामला न्यायालय चला जाता है। तो अगर मामला न्यायालय जाएगा तो आप सबसे पहले किसको ढूंढोगे? आप एक वकील को ढूंढोगे। क्यों वकील को ढूंढोगे? क्योंकि आप कानूनी दांवपेच से उतने ज़्यादा वाकिफ़ नहीं होते हैं। उसी प्रकार भारत सरकार के पास बहुत सारे काम होते हैं। अगर भारत सरकार का कोई मसला किसी राज्य के साथ हो जाए या भारत सरकार का कोई और प्रकरण हो जाए तो भारत सरकार की तरफ से न्यायालय में कौन प्रस्तुत होगा? तो इसीलिए महान्यायवादी के पद का सृजन किया गया है। यानी जो भारत सरकार का वकील होगा उसी को बोला जाएगा महान्यायवादी। उसी प्रकार सेम वैसा पद राज्यों में बनाया गया है कि अगर राज्य सरकार का कोई मसला होता है तो राज्य सरकार का जो सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होगा, राज्य सरकार का जो सबसे बड़ा विधि अधिकारी होगा, राज्य सरकार का जो सबसे बड़ा वकील होगा, उसी का नाम होगा महाधिवक्ता। और महाधिवक्ता के पद का सृजन 165 में किया गया है। अब हम लोग चर्चा करेंगे महान्यायवादी और महाधिवक्ता के बारे में। इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इनका कार्यकाल क्या है, इनकी योग्यता का निर्धारण कैसे किया जाता है, इनको शपथ कौन दिलाता है। तो तुलनात्मक आधार पर हम इन दोनों की चर्चा करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तुलनात्मक आधार के तौर पे सबसे पहले नियुक्ति का प्रश्न आता है। तो जहाँ पे भारत सरकार लिखा हुआ है इसको हम महान्यायवादी यहाँ पर समझ लेंगे। ये महान्यायवादी लिखा गया है, ये महान्यायवादी है। और जहाँ पे राज्य सरकार लिखा गया है इसका मतलब ये महाधिवक्ता की बात चल रही है। अगर हम नियुक्ति की बात करें तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और उसी प्रकार अगर महाधिवक्ता की नियुक्ति के संदर्भ में देखें तो उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अब हम चर्चा करते हैं कार्यकाल के बारे में कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है। तो महान्यायवादी का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। यानी राष्ट्रपति जब तक चाहता है महान्यायवादी अपने पद पर बना रहता है और किसी भी समय राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी को पद से हटाया जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि महान्यायवादी का जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। उसी प्रकार महाधिवक्ता का कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि इनकी योग्यता क्या होती है। तो योग्यता के बारे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जितनी इनकी योग्यता होनी चाहिए। किसकी योग्यता? महान्यायवादी की योग्यता। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की क्या योग्यता होती है। तो चलिए संक्षेप में इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की जो योग्यता है उसमें सबसे पहली बात ये लिखी गई है कि वह भारत का नागरिक हो, पहली चीज़। दूसरी बात लिखी गई है कि वो 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो, या फिर आर लगा के लिखा गया है, या फिर वो 10 वर्षों तक 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में वकालत कर चुका हो, यानी वकालत का अनुभव हो। लेकिन यहाँ पे ध्यातव्य ये है, ध्यान देने योग्य बात ये है कि जो ये 2 या 2 से अधिक न्यायालय लिखे हैं उसमें कम से कम एक हाई कोर्ट जरूर होना चाहिए। तो अगर ऐसी योग्यता है यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जैसी योग्यता है तो उस व्यक्ति को महान्यायवादी के तौर पे नियुक्त किया जा सकता है। अब हम आते हैं राज्यपाल वाले और महाधिवक्ता वाले में। महाधिवक्ता वाले में लिखा है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश जितनी योग्यता होनी चाहिए। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश की क्या योग्यता ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो, या फिर 10 वर्ष तक वो किसी न्यायिक पद पर रह चुका हो, या फिर वो 10 वर्ष तक 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में वकालत कर चुका हो। तो अगर ऐसी योग्यता किसी के पास है तो उसे महाधिवक्ता के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा। अब चर्चा करने वाले हैं हम लोग आर्टिकल 88 और आर्टिकल 177 के बारे में। आर्टिकल 88 ये कहता है कि महान्यायवादी मत नहीं दे सकता है, लेकिन इसमें और सारी बातें भी लिखी गई हैं
कि महान्यायवादी सदन में भाग ले सकता है, सदन की कार्यवाही का हिस्सा बन सकता है, सदन की या संसद की किसी भी समिति का सदस्य भी हो सकता है, किसी भी नहीं, संसद की बहुत सारी समितियों का ये सदस्य भी हो सकता है, लेकिन वो मत नहीं दे सकता। मत क्यों नहीं दे सकता? उसका भी कारण है, क्योंकि ये संसद का सदस्य नहीं होता और मत देने का अधिकार केवल संसद के सदस्यों का ही होता है। उसी प्रकार आर्टिकल 177 में लिखा गया है कि महाधिवक्ता जो है वो मत नहीं दे सकता है, यानी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, सदन की समिति का हिस्सा भी बन सकता है, परंतु वो मत नहीं दे सकता क्योंकि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो ये सारी संवैधानिक स्थिति है महान्यायवादी और महाधिवक्ता की। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि महान्यायवादी के क्या कार्य हैं और महान्यायवादी को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं। अब जो शक्तियाँ महान्यायवादी को देश के लिए प्राप्त हैं वही सारी शक्तियाँ प्राप्त हैं महाधिवक्ता को राज्य के प्रति। तो चलिए अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहले बिंदु पर हम आते हैं महान्यायवादी के कार्य और शक्तियों में। पहला बिंदु लिखा हुआ है कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी परामर्श दे सकता है। तो विधि का मतलब होता है कानून। कानून के संदर्भ में ये परामर्श दे सकता है भारत सरकार को, क्योंकि इसीलिए इसको हायर ही किया गया, इसलिए इसको नियुक्ति किया गया है। दूसरे नंबर पे लिखा है कि राष्ट्रपति को कानूनी विषयों पर सलाह दे सकता है और सलाह ले भी सकता है। तीसरे नंबर पे लिखा गया है न्यायालय में भारत सरकार का पक्ष भी रखता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि ये भारत सरकार का वकील होता है। उसके बाद देश के भीतर किसी भी न्यायालय में महान्यायवादी वकालत भी कर सकता है। ये वकील के तौर पर किसी भी अदालत में खड़ा हो सकता है। उसके बाद लिखा है महान्यायवादी निजी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, यानी धनोपार्जन के लिए या अपने निजी व्यवसाय के लिए ये निजी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, यानी वकालत भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए 2 टर्म्स और कंडीशन हैं, 2 शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि ऐसा करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की अनुमति लेनी अनिवार्य है। और दूसरा लिखा गया है कि भारत सरकार के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। ऐसा प्रावधान इसलिए किया गया है क्योंकि इनको नियुक्त ही भारत सरकार के लिए किया जा रहा है, तो ये भारत सरकार के विरुद्ध कैसे वकालत कर सकते हैं। तो इन दोनों शर्तों को ध्यान में रखते हुए ये अपनी निजी प्रैक्टिस को जारी रख सकते हैं। इसके विषय में एक बिंदु ये भी लिखा गया है कि महान्यायवादी पर आरटीआई लागू नहीं होता, और आरटीआई लागू ना होने के पीछे कारण है कि इसको वेतन कहाँ से दिया जाता है। इसको वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, और इनको वेतन लगभग उतना ही दिया जाता है जितना वेतन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को दिया जाता है, लगभग 2.5 लाख के आसपास। अगर इन्हें भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है तो ये लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आएंगे, और अगर लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आते हैं तो इन पर आरटीआई एक्ट कभी लागू नहीं हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में लगभग इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।